Hi friends, welcome to the SB Geography channel, and today we are taking up water resource management in India. Of course, under the series India Geography. भारत में जल संसाधन का नियोजन, जल संसाधन का प्रबंधन, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे इंडिया ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत। जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये इट गोज विदाउट सेइंग, हम सबको पता है। यूं तो पृथ्वी के 71% भाग पर 71% पार्ट इज कवर्ड विद वाटर। ये बहुत है, लेकिन इस पूरे जल साम्राज्य का जो 71% 71% सरफेस को घेरता है, इसका 97.25% महासागरों में है, जो सैलाइन वाटर है, जो खारा पानी है, जो हमारे उपयोग में नहीं आता, नहीं आ सकता है। फिर देखें 2.05% ये उपयोग में आ सकता है, लेकिन आता नहीं है, क्योंकि इट इज अंडर ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। जो हिम चादरें हैं अंटार्कटिका में या पोल्स पर, या जो ग्लेशियर्स में जमा हुआ जल है। अब आप ध्यान दें कितना जल बचा। 99% तो हो गया। हमारे सीधे उपयोग में 1% के आसपास जल बचता है, और उसका भी 0.68%, आप कह सकते हैं नियरली 0.7% अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, और केवल 0.2%, चाहे वो सरफेस वाटर लेक्स में हो, रिवर्स में हो, जितना भी धरातलीय प्रवाह है। तो इसे एक बात साबित हुई कि जो हमारा भूमिगत जल का भंडार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और तो 71% पर जल है, लेकिन उस पूरे जल का 97% विदाउट फ्रैक्शन अगर हम कहें तो सैलाइन वाटर है, महासागरों में है, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। 2% उससे थोड़ा ज़्यादा ही ग्लेशियर्स में, हिमानियों में जमा हुआ है या हिम चादरों में जमा हुआ है, उसका भी हम प्रयोग नहीं कर पाते, हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। तो केवल 1% जो बाकी बचा, वही जल हमारे उपयोग के लिए है। तो अब जल और भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही 71% पर जल है, लेकिन सारे जल का केवल 1% ही हमारे सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध है। भारत की बात करें, भारत में पूरे वर्ष में, एक वर्ष में जो प्रेसिपिटेशन है, जो वर्षण है, जल का स्रोत तो वर्षण ही है। वर्षा के द्वारा ही, वर्षण के द्वारा ही जल हमें पृथ्वी तल पर प्राप्त होता है। तो भारत में पूरे एक वर्ष का जो बजट कह लीजिए 4000 क्यूबिक किलोमीटर, लेकिन इसमें से 60% ही हमारे यूज में आता है। बाकी का आपने देखा नदियों के सहारे बह करके समुद्र में पहुंच जाता है, जो खारा हो जाता है, इवापोरेट कर जाता है। कुछ भाग जाहिर है कि भूमिगत जल के रूप में एकत्र होता है, लेकिन इस 4000 क्यूबिक किलोमीटर का हम केवल 60% यूज कर पाते हैं। पूरे ग्लोब से तुलना करें तो हमारे देश में 2.45% सरफेस एरिया है। पूरे ग्लोब का 2.45% हमारे पास क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है।
पूरे ग्लोब का 4% वाटर हमारे पास है। पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पर जितना जल है उपलब्ध है, उसका 4% भारत में प्राप्त होता है। जबकि भारत में पूरी दुनिया की लगभग 16% जनसंख्या रहती है। ये आंकड़े फिर बताते हैं कि जैसे पूरी दुनिया के लिए, पूरे ग्लोब के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। जल जीवन है। सभी प्रकार के जीवों के लिए, उद्योगों के लिए, कृषि फसलों के लिए हर जगह उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकड़ों की बात की हमने तो ये जल जितना एबंडेंस दिखती है, इसकी जितनी अधिकता दिखती है, वास्तविक उपलब्धता उतनी कम है, जो इस ओर फिर इशारा करती है कि हमको वाटर मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पर्टिकुलरली भारत की बात करें तो हमारा देश निरंतर वर्धन काल वाला देश कहलाता है। यहां कभी भी ग्रोइंग सीजन खत्म नहीं होता। पूरे वर्ष भर कोई न कोई, किसी न किसी फसल के उगाने की स्थितियां हमारे पास रहती है। दूसरी ओर जो आपूर्ति है जल की, जो वर्षा की अवधि है, जो रेनफॉल रिजीम है, वो केवल जून से सितंबर, मैक्सिमम बिटवीन जून एंड सितंबर। जाहिर है पूरे वर्ष भर हम उपयोग करते हैं, डिमांड रहती है जल की, और उस जल की आपूर्ति केवल 4 महीने होती है। यहां एक चीज और बता दूं, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर वेल्थ है, जो भूमिगत जल के हमारे भंडार हैं, जिसमें आपने पढ़ा लगभग 0.7% टोटल वाटर बजट का रहता है। भारत में कृषि कार्य के लिए इस भूमिगत जल का 90% से अधिक लगभग भाग, भूमिगत जल का भी और सरफेस वाटर, जो बहुत नेग्लिजिबल है, मानी नदियों में, झीलों में जो भी जल है, धरातलीय जल, पृष्ठीय जल और जो भूमिगत जल है, उन दोनों का ही 90% से अधिक हिस्सा कृषि कार्य में इस्तेमाल होता है, और यह कृषि कार्य वर्ष भर चलता है। और एक बात हम कह सकते हैं, ज्यादातर भाग जो महासागरों में चला जाता है, या जो महासागरों में जो जल है, उस महासागर के जल को डीसैलिनाइजेशन करना, उसको प्योरीफाई करके उपयोग में लाना बहुत कॉस्टली है। भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, इसलिए वो संभव नहीं है। तो जाहिर है जो हमारे जल संसाधन उपलब्ध हैं, उनका बेहतर मैनेजमेंट हमको करना जरूरी है। अब इस वाटर मैनेजमेंट की बात हम करते हैं तो हमारी सरकार का भी कुछ दायित्व है, लेकिन अधिक दायित्व हम जैसे जैसे आगे और चर्चा करेंगे वो हमारा है, कम्युनिटी का है। पीपुल्स पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट तो अपने प्रयास करती है, जैसे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद बने, नदियों पर बांध बने, जल प्रबंधन की दिशा में सबसे बड़ा कदम वो था। आप देखें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो जल की गुणवत्ता को, जल के प्रदूषण को, उसकी देखरेख करता है। हमारे यहाँ नियम कानून कड़े बनाए गए हैं जल प्रबंधन के लिए। वाटर एक्ट 1976 जो मेनली प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाटर एक्ट नाम था उसका, लेकिन मुख्य बिंदु उसका था पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। 1986 में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बना, उसमें भी जल निहित था। अब आप ध्यान दें, जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, या इस समय अगर हम सबसे प्रमुख समस्याओं की ओर, चुनौतियों की ओर अपना ध्यान ले जाते हैं, तो आप देखें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होना ही होना है, माने जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।
शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ये भी होगा, हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और इन सब का परिणाम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। आगे इसका परिणाम क्या है? जल की मांग बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, नगर बढ़ रहे हैं, तो जल की मांग बढ़ रही है निस्संदेह। लेकिन इन्हीं कारणों से शहर बड़े बड़ी दूर तक बस रहे हैं, कॉन्क्रीटेड एरियाज बहुत अधिक हो रहे हैं, तो जल की जो आपूर्ति होती है, जो वर्षण होता है, उसका रिचार्ज भूमिगत जल तक कम हो पा रहा है। अब एक खाई बनती जा रही, गैप बनता जा रहा है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, और दोनों का कारण क्या है? वही तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र विकास, तकनीकी विकास, उद्योगों का विकास, नगरीकरण। तो जाहिर है इस जल प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए जितना किन्हीं भी देशों की सरकारें उत्तरदायी हैं, सरकारों की जिम्मेदारी है, उससे कहीं अधिक पीपुल्स पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम लोगों की जिम्मेदारी है। इस ओर जैसा मैंने कहा, आजादी के बाद मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो तैयार किए गए, इसके अलावा हमारा मूल चुनौती हमारे सामने क्या है कि जो भूमिगत जल है, जिस मात्रा में हम सिंचाई के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं बाहर, उस मात्रा में रिचार्ज नहीं होता, उसका पुनर्भरण नहीं होता। हमारी आवश्यकताएं अधिक हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, नगर बढ़ते जा रहे हैं, तो हम अधिक शोषण कर रहे हैं भूमिगत जल का, लेकिन उस मात्रा में आपूर्ति, रिचार्ज, पुनर्भरण उसका नहीं हो पा रहा है। तो भारत जैसे देश में, जो कृषि प्रधान देश है, वहां पर जल के प्रबंधन का सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि हम अधिक से अधिक जल के मात्रा को, जो हमें वर्षण से प्राप्त होता है, वो अधिक से अधिक हमारे भूमिगत जल के भंडार को बढ़ाए, समृद्ध करे, रिचार्ज करे उसको। और भारत में वाटरशेड डेवलपमेंट, जल संभर विकास, वाटरशेड डेवलपमेंट, जल संभर विकास, रूफटॉप हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल पुनर्भरण, ये मुख्य दो क्रियाएं, ये मुख्य दो कार्य गवर्नमेंट की ओर से भी और कम्युनिटी की ओर से, लोगों की ओर से ये सब चलाए जा रहे हैं। ये दो प्रोग्राम मुख्य रूप से हैं, जिनका उद्देश्य क्या है? ग्राउंड वाटर लेवल को, ग्राउंड वाटर की वेल्थ को, जो हमारे भूमिगत जल के संसाधन है, उनको और समृद्ध करना। वाटरशेड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहले ये जान लेना चाहिए कि वाटरशेड क्या है, जल संभर क्या है। ये जल संभर वो पहचाना हुआ, आइडेंटिफाइड छोटा या बड़ा क्षेत्र है जिसमें एक निश्चित एरिया तक का पानी आकर के टिक सकता है, भर सकता है। An identified area may be small, may be bigger, where the water from a certain area can be checked, या the flow of water from certain area can be checked. रन ऑफ को प्रिवेंट कर सकते हैं हम, कहीं पर बांध बना देंगे तो रन ऑफ चेक हो जाएगा। ये बहुत कुछ नदी के बेसिन से मिलता जुलता है। जैसे नदियों का बेसिन क्या है? उनका कैचमेंट, जितने एरिया का पानी नदी बहा करके समुद्र में ले जाती है, तो उस नदी का जो ढाल है आपने पहचान लिया, उस नदी की धारा को ब्लॉक कर दें, वहां पर बंद बना दें, तो उस पूरे बेसिन का पानी बेसिन में भर जाएगा, तो उस नदी का वो जल संभर हो गया। ऐसे ही किसी भी
छोटे या बड़े क्षेत्र का ढाल के अनुसार ये पहचान कर लेना कि कहां पर ऑप्टिमम लोकेशन होगी जहां हम बांध बना दे। बांध माने डैम जैसा नहीं, चेक डैम्स, छोटे छोटे बंधा जिसको कहते हैं, बंध, ताकि एक निश्चित क्षेत्रफल का पानी जो दूर तक बह जाता वो टिके। क्यों ऐसा करते हैं? जब पानी टिकता है, पानी का कॉलम बहुत समय तक टिका रहता है, तो दो काम करता है। वन, जहां हमने जल संभर बनाया उसके पीछे जो पानी एकत्र है वो ऑफ सीजन में हमारे काम आता है। जब वर्षा नहीं हो रही है तो हम सिंचाई कर सकते हैं, घरेलू उपयोग में उसको ले सकते हैं। साथ ही ये टिका हुआ पानी भूमिगत जल के भंडार को थ्रू द परकोलेशन सिस्टम, इसीलिए ये जो वाटरशेड्स हैं इनको हम कह सकते हैं परकोलेशन टैंक या परकोलेशन पॉन्ड या रिसाव तालाब का भी काम करते हैं। जल भरा रहेगा तो जल का हम उपयोग भी कर पाएंगे। उपयोग सिंचाई के लिए, उपयोग घरेलू उपयोग, फिशरीज के लिए, मत्स्य पालन के लिए, दूसरी जो जल में कृषि कार्य हो सकते हैं, दूसरी फसलें जो हम अदर एक्वाकल्चर, एफॉरेस्टेशन के लिए जल आसपास के क्षेत्रों के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये रिसाव तालाब की तरीके से काम करते हैं और आसपास के क्षेत्र जो इस वाटरशेड में जहां पानी हमने भर दिया है रन ऑफ रोक करके, उनका भूमिगत जल का स्तर भी मेंटेन रहता है। अब देखिए वाटरशेड की अब कौन सी दो तीन बातें मुख्य मुख्य क्या हमको लगती हैं। ये परकोलेशन पॉन्ड की तरीके से काम करते हैं, रिसाव तालाब की तरीके से इनका जल नीचे की ओर जाता है। रिचार्ज वेल यहां पर हो सकते हैं, ऐसे सर्विस वेल्स या रिचार्ज वेल्स, उनके थ्रू भी गहराई तक पानी जाता है। अब ये काम क्या करता है इसे वाटरशेड, ये कंजर्व करता है जल को, रीजनरेट करता है और जुडिशियस यूज भी हमको सिखाता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू दीज वाटरशेड्स, रीजनरेशन एंड रिचार्ज ऑफ वाटर थ्रू दीज वाटरशेड्स, एंड जो मैंने कहा जुडिशियस यूज भी। आप देखें रालेगढ़ सिद्धि एक गांव है, अन्ना हजारे का गांव, आपको पता होगा। वहां वाटरशेड ने चमत्कार किया, वहां की पूरा सोशल सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम बदल दिया। तो केवल भूमिगत जल का वहां पर स्तर नहीं बढ़ा, वहां केवल पानी का जल का कंजर्वेशन नहीं हुआ, बल्कि अब लोगों ने सीख लिया कि भाई जल हमारे पास कम है तो जो अधिक सिंचाई मांगने वाली फसलें वो कम हम उगाएंगे, पानी का कम से कम उपयोग करेंगे, समुचित उपयोग करेंगे, ऑप्टिमम यूज करेंगे। यह भी हम सीखते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट से। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार मदद करती है, स्पॉन्सर करती है, एनजीओज मदद करते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। शुरू शुरू में जब अन्ना हजारे वहां आए थे और उन्होंने वाटरशेड की बात की थी कि भाई यहाँ बंधा बना दें हम और पानी गांव का रुकेगा तो यहाँ फसलें आएंगी, यहाँ चरागाह होंगे, कोई नहीं सुनता था। वहाँ के गांव के लोग सब भटके हुए थे, डिस्टलीज शराब की फैक्ट्रियां थी उनमें काम करते थे, खुद नशा करते थे और ये मानते थे तू बेवकूफ़ आदमी कैसे ये करेगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, शुरू किया, बंधा बनाया, एम्बैंकमेंट बनाया, पानी भरा। 1 साल 2 साल के बाद लगने लगा परिवेश परिवर्तित हो रहा है तो और लोग इंटरेस्टेड हुए और पूरा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम बदल गया। इसलिए जो वाटरशेड मैनेजमेंट है या वाटर मैनेजमेंट है, ये सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल दोनों को रिजुविनेट करता है। इट इज रिजुविनेशन ऑफ इन्वायरमेंट एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सामाजिक आर्थिक ढांचे को भी लाभ पहुंचाता है और पर्यावरण को भी संतुलित करता है। वाटरशेड डेवलपमेंट हो या रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, रूफटॉप हार्वेस्टिंग हो, ये सब भारत के लिए कम से कम हम कह सकते हैं नया नहीं है।
इसकी एक लंबी परंपरा है, इतिहास है। सैकड़ों वर्षों, कम से कम 2 शताब्दियों पहले से, 200-250 वर्ष पहले से हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन के तमाम कन्वेंशनल तौर तरीके मौजूद हैं, आज भी जो देखे जा सकते हैं। ये जरूर शुरुआत कहाँ हुई, आवश्यकता जहाँ थी, जहाँ पर पानी की कमी थी या पानी बहुत था लेकिन उपयोग के समय, उसकी आवश्यकता के समय नहीं प्रयोग कर पाते थे, वेस्ट होता था, उन जगहों पर 200-250 साल पहले से हमारे यहाँ वाटर कंजर्वेशन मेजर्स को अपनाया जा रहा है। कुछ की हम चर्चा करेंगे यहाँ। जैसे पश्चिमी बंगाल में, वहाँ बाढ़ की नहरें, इनंडेशन कैनाल्स, बाढ़ वाली नहरें, मुख्य उद्देश्य क्या था, जो निचले इलाके हैं, जो वाटर लॉक्ड इलाके हैं, जहां पर पानी बाढ़ का भर जाता है, वहां का पानी निकालना, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना। तो इनंडेशन कैनाल, बाढ़ की नहरें बनाई गई, बट दे आर ऑल्सो यूज्ड एज इरिगेशन कैनाल्स। अब देखिए, नहरें 3 प्रकार की आप सुनते हैं। एक तो अभी हमने बाढ़ की नहरों का नाम लिया, इनंडेशन कैनाल, और कॉमनली नोन क्या है, जब हम केवल कैनाल कहते हैं तो दे आर इरिगेशन कैनाल्स, सिंचाई वाली नहरें। और तीसरी आप कह सकते हैं शिपिंग कैनाल्स, जो परिवहन के लिए नहरें बनाई गई, जैसे स्वेज नहर है, पनामा नहर है, कील नहर है दुनिया की। और भारत की बात करें तो बकिंगम कैनाल, वेस्ट कोस्ट कैनाल, ईस्ट कोस्ट कैनाल, जिसमें यातायात के लिए, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहां हम बात कर रहे थे बाढ़ की नहरें पश्चिम बंगाल में, इसी वाटर मैनेजमेंट का हिस्सा है, जो न केवल बाढ़ के समय जल निकासी का काम करती हैं, बल्कि वो सिंचाई का भी काम देती है। वेस्टर्न हिमालय की बात करें, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, वहां कूल और गूल लोकल नाम है वहां के, नालियां जैसी बनाते थे वो, नहरें कह लीजिए, एक तरीके से डाइवर्जन कैनाल तो भाई बहुत टेक्निकल टर्म होगा, चैनल्स। पर्वत के ऊपर चोटियों पर, जो ऊंचाइयों पर रहते थे लोग, अब समय वर्षा का बहुत होता था तो पानी इधर उधर जा करके दूसरी जगह एक्यूमुलेट हो जाता था, उसको चैनलाइज करना, डाइवर्ट करना, डाइवर्जन चैनल्स बना करके, आप कह लीजिए छोटी छोटी नहरें बना करके, नलिकाएं बना करके, जिनको कूल और गूल कहते थे, ये तौर तरीका था। राजस्थान तो बहुत आगे था इसमें, वहां बहुत बड़े बड़े टंका जैसे पानी की टंकी होती, बहुत बड़े बड़े टंकाज, कुएं जैसे, बावली जैसे, और लगभग हर घर में, घर के अंदर, अपने कोर्ट यार्ड में। किस लिए? कि वो वर्षा के जल को एकत्रित कर सकें। और इतना वैज्ञानिक ढंग से उनको पता था, पहली वर्षा दूसरी वर्षा के जल को वो डिस्कार्ड करते थे, जो ऊपर पाइप या नलिकाएं लगाते थे, बहुत इंडिजिनस सिस्टम से, घरेलू सिस्टम से। तो पहली दूसरी बारिश नुकसानदेह हो सकती है, पॉल्यूटेड हो सकती है, बाहर पानी निकलना, बाद में सारा पानी उन्हीं टंकाज में एकत्र करना, जो आप सीजन में उपयोग के लिए उपलब्ध रहता था जल। और भरे हुए जल के कारण आप जानते हैं रिसता है, नीचे की ओर को रिसाव होता है। ये लोग जो वर्षा के जल को, वहां के लोग पालार पानी ऐसा नाम देते हैं, पालार पानी को वो टंकाज में इकट्ठा करने की बात। अब जैसे देखें, बीकानेर है, फालूदी है, बाड़मेर है, ये सब जिले, इन सब जिलों में ऑलमोस्ट 100%, 1-2 घर छोड़ दें तो ऑलमोस्ट 100% घरों में ये आपको टंकाज मिलेंगे। ये सभी जो टंकाज थे, इनके अलावा अभी हम वाटर शेड की बात करते थे, तो वाटर शेड टाइप के भी स्ट्रक्चर्स, तौर तरीके वहां। खादिम और जोहाद, दूर दूर तक ओपन लैंड है, जो खेत है, वहां पर पहचानना ढाल को, और ऑप्टिमम लोकेशन पर वहां पर बांध बना करके ये जोरहात और जोहाद, और जोहाद के साथ साथ खादिम्स, ये बहुत बड़े बड़े वाटर शेड ही थे, जिनमें पानी इकट्ठा रहता था, आप सीजन में जल की उपलब्धता रहती थी,
और इकट्ठा जल रिस करके एक रिसाव तालाब की तरीके से भूमिगत जल को मेंटेन करता था। मेघालय जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, वहां बात करें, आज भी बैम्बू ड्रिप इरिगेशन आज भी प्रचलित है, बहुत पहले से। बांस की नलिकाएं जैसी बना करके और उनको बड़े दुर्गम भागों में ऊपर पर्वत की सतह से वहां के पानी को डाइवर्ट करना, फिर दो पाइप्स को वही बांस की पाइप को जोड़ना, माने बैम्बू ड्रिप इरिगेशन विलक्षण आप कहिए जल संसाधन का उपाय, जल संसाधन के संरक्षण का उपाय जो हमारे यहाँ परंपरागत तौर पर होता था आज भी। अभी रिसेंटली आप देखें जैसे हरियाली प्रोग्राम है जो मेनली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से, ग्राम पंचायत लेवल पर लोगों के सहयोग से, क्षेत्रीय लोगों की सहायता से, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से चलाए जाने वाला प्रोग्राम है। नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कई जगह स्पॉन्सर करती है, मदद करती है, इसमें प्रोत्साहन देती है, लेकिन इनिशिएटिव फिर से इंपॉर्टेंटली किसका है? जो लोकल पीपुल है, जो कम्युनिटी है। इसमें वही पानी कहीं भी वाटरशेड बना करके इकट्ठा करना, अपने छतों का पानी बाहर नहीं जाने देना, सर्विस वेल बना करके उसको भूमिगत जल तक पहुंचाना जो सिंचाई के लिए काम आ सके, जो मछली पकड़ने के काम आ सके, तमाम जो गतिविधियां एक्वाकल्चर दूसरे तरीके की हो सके उसके लिए। आंध्र प्रदेश की बात करें, वहां एक योजना ऐसे ही लोगों के द्वारा कुछ कुछ गांव में नीरू वाटर, मीरू यू माने जल और आप, या कह दिए जल और मैं, आप समझ लीजिए, माने कितना नेचुरल रिसोर्सेस को मैन से जोड़ना, संसाधन और दूसरी तरफ मानव, दोनों को एक साथ ले आना, प्रकृति और मानव दोनों को एक साथ ले आना, एक बैलेंस करना, यह भी इन वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का उद्देश्य है। नीरू मीरू देखिए कितना स्पष्ट कहता है, पानी और मैं माने हम दोनों एक हैं, दोनों मिल करके मैंने जल का संसाधन भी करना है, क्योंकि जल हमारे लिए सेवियर है, हमारे लिए जीवन है। अरवारी पानी संसद, फिर देखिए राजस्थान में अभी भी अरवारी पानी संसद जो राजस्थान में इसी तरीके के वाटरशेड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। फिर मैं वही दोहराऊंगा, जो वाटरशेड मैनेजमेंट या जल प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, रूफटॉप हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब का उद्देश्य क्या है? जो वर्षा होती है, जो वर्षण होता है, उसका अधिकांश भाग हमारे भूमिगत जल के भंडार को समृद्ध करे। कैसे होगा? उसके तरीके हमने बनाए। पानी को एक जगह टिकना है, फिर टिका हुआ पानी नीचे की ओर को रिसता है। तो ये वाटर मैनेजमेंट अगर हम करते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं, रूफटॉप हार्वेस्टिंग करते हैं, भूमिगत जल के भंडार को हम और उन्नत कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। तो ऐसा करके हम इन्वायरमेंट को भी रिजुविनेट कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, और अपनी इकोनॉमी को भी, अपनी अर्थव्यवस्था को भी हम समृद्ध कर रहे हैं। जल के संरक्षण, जल के प्रबंधन और जल की समस्याएं, चुनौतियां जो जल संसाधन के समक्ष हैं, हमारे समक्ष हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। और मुख्य रूप से हमने ये देखा कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ते हुए औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण क्या हुआ है? पानी की पूर्ति और आपूर्ति, जिसको कह सकते हैं सप्लाई, और पानी की मांग, उसके बीच में गैप बन गया है, जिसने क्या क्रिएट किया है? एब्सोल्यूट स्केर्सिटी। जल की मात्रा कम होने लगी, हमारे लिए उपलब्धता कम होने लगी है। और यह स्वाभाविक है, जितना बढ़ रहा है, हमने शुरू यहीं से किया था। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, जितना अधिक औद्योगिक विकास हो रहा है, जितना तकनीकी विकास हो रहा है, उतना ही जल की मांग बढ़नी है, और जल की आपूर्ति पर्यावरण के असंतुलन के कारण कम होती जा रही है। तो ये गैप जो
डिमांड और सप्लाई के बीच है, इस वजह से एब्सोल्यूट स्केर्सिटी क्रिएट होती है। लेकिन उससे भी अलार्मिंग है जो तीव्र औद्योगिकरण के कारण हम प्रदूषण फैला रहे हैं, पर्यावरण का जो हम निम्नीकरण कर रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं, उसके कारण जो जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है वह भी एक समस्या है। तो इन सब का निदान हमको अपने मैनेजमेंट में, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में खोजना है, ताकि नेचुरल रिसोर्स और मानव और जनसंख्या के बीच एक संतुलन बना रहे। होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। पहले की तरीके से मैं फिर आपसे बहुत विनम्र अनुरोध करूंगा, पूरे एपिसोड को ध्यान से सुनने देखने के बाद अपनी राय जरूर दें और कमेंट करें सिंसियरली, ताकि हम और अच्छा कर सकें। थैंक यू वेरी